हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने आस अकेडमी में। मैं धर्मेंद्र कुमार आपको जैसा कि लगातार अपनी पिछली क्लास में फाइटो हार्मोन्स के बारे में पढ़ाते आ रहा हूं, तो आज की हमारी जो क्लास है उसमें हम लोग आर्गिन हार्मोन के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। आर्गिन हार्मोन को जो है हम लोग रूटिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आर्गिन हार्मोन को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, आर्गिन हार्मोन होता क्या है, साइट ऑफ सिंथेसिस क्या है आर्गिन हार्मोन की, और लोकेशन क्या हो सकती है आर्गिन हार्मोन की। साथ ही साथ जो सिंथेटिक पाथवे कैसे रन होता है, कैसे सिंथेसिस होती है इसकी, बायो सिग्नलिंग क्या है और इसका फिजियोलॉजिकल रोल क्या है प्लांट में, ये सभी आज की क्लास में हम लोग जो है पढ़ने चल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए आर्जिन आर्जिन जिसे कि हम लोग रूटिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं, ठीक। अब अगर इसकी डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम फ्रिट्ज बेंट्स है। इन्होंने सबसे पहले जो है आर्जिन हार्मोन को डिस्कवर किया। और किस प्रकार जो है डिस्कवर किया, इन्होंने कैसा बताया, इन्होंने कहा कि आर्जिन इज अ ग्रोथ प्रमोटिंग केमिकल। ये एक प्रकार का ग्रोथ प्रमोटिंग केमिकल है जिसका कि आइसोलेशन कहाँ से किया इन्होंने किया टिप ऑफ ओट, यानी कि ओट के टिप से जो है इन्होंने इसको आइसोलेट किया, याद रखिएगा। ठीक है, टिप ऑफ ओट्स कोलियोप्टाइल, यानी कि जो ओट प्लांट है उसके कोलियोप्टाइल रीजन से जो है आर्जिन को आइसोलेट किया। किसने आइसोलेट किया? फ्रिट्ज बेंट्स ने, ठीक। फिर उसके बाद बात करें अगर आर्जिन हार्मोन होता क्या है, तो आर्जिन हार्मोन ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ केमिकल सब्सटेंस दैट सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अ ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड एंड प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी कि आर्जिन जो है एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस है जिसकी सिंथेसिस जो है ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से होती है। और इसका प्लांट में देखा जाए तो जो सिग्निफिकेंट रोल है वो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में है। और ये सबसे पहला हार्मोन है जो कि प्लांट में डिस्कवर किया गया। यानी कि अगर हम प्लांट हार्मोन की बात करें तो कितने हैं मेजरली देखा जाए तो आर्जिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और साथ ही साथ एब्सिसिक एसिड, एथालीन, ये सभी जो मेजर हार्मोन हैं, इन सभी में अगर बात करें तो आर्जिन हार्मोन ऐसा पहला हार्मोन है जिसकी खोज सबसे पहले फ्रिट्ज बेंट ने किया। और कहाँ से किया? ओट प्लांट से किया। और ओट प्लांट के किस रीजन में किया? तो कोलियोप्टाइल रीजन से। यह सब याद रखना है आपको, ठीक। अब बायोसिंथेसिस की बात करें तो कह रहे हैं कि जो आर्जिन हार्मोन होता है उस उसका जो स्ट्रक्चर है वो मिलता जुलता है एज लाइक ट्रिप्टोफैन से। यानी कि ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड जो है उससे आर्जिन हार्मोन की सिंथेसिस होती है। उसके बाद साइट ऑफ सिंथेसिस की बात किया जाए तो आर्जिन सिंथेसिस इज एसोसिएटेड विद यंग लीव, यानी कि यंग लीव में जो है आर्जिन की सिंथेसिस होती है। और रूट्स रीजन, यानी कि यंग रूट्स रीजन हो गया, एंड डेवलपिंग फ्रूट एज वेल एज सीड्स, शूट एपिकल मेरिस्टम एंड रूट एपिकल मेरिस्टम इज आल्सो साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ आर्जिन। यानी कि जो प्लांट के यंग ग्रोइंग रीजन होते हैं, या कह सके दूसरे शब्दों में जो एक्टिवली ग्रोइंग रीजन होते हैं, उनमें जो है आर्जिन हार्मोन की सिंथेसिस होती है, याद रखिएगा। लोकेशन ऑफ आर्जिन, आर्जिन हार्मोन की लोकेशन क्या हो सकती है? तो देखिए आर्जिन हार्मोन दो जगह पाया जा सकता है प्लांट में, या तो क्लोरोप्लास्ट में होगा या फिर साइटोसोल में होगा। लेकिन यहाँ पर जो है एक कहानी इसके साथ जुड़ी हुई है। अगर यदि ये आर्जिन हार्मोन की लोकेशन जो है वो साइटोप्लाज्म में है तो वो कॉन्जुगेटेड फॉर्म में होगा। और कॉन्जुगेटेड फॉर्म में जब रहता है, ये कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं या फिर कुछ लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन होती हैं, उनके लो मॉलिक्यूलर वेटेड जो है केमिकल कह सकते हैं, कंपाउंड कह सकते हैं, वो होते हैं, उनके साथ जो है ये जुड़े होते हैं। अब लो मॉलिक्यूलर कंपाउंड में क्या आता है, जैसे कि ग्लूकोज वगैरह हो गया, ठीक है, इन्हीं के साथ जो है एसोसिएशन में रहता है, यानी कॉन्जुगेटेड फॉर्म में रहता है।
तो देखते हैं अगला पॉइंट, लोकेशन ऑफ ऑक्सीजन की। इंटरसेलुलरली फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट एंड साइटोसॉल इन कॉन्जुगेटेड फॉर्म, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्म में रहेगा, एंड लो मॉलिक्यूलर कंपाउंड सच एज ग्लूकोज। नेचर ऑफ हार्मोन, the chemical nature of oxygen is similar to tryptophan, hence all natural oxygen are primarily synthesized from tryptophan amino acid। यानी कि जो ऑक्सीजन हार्मोन है इसका अगर केमिकल नेचर देखा जाए तो ये ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से मिलता जुलता है, इसीलिए जो है नेचर में जो भी ऑक्सीजन हार्मोन पाए जाते हैं उनकी सिंथेसिस जो है ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से होती है। ठीक। पाथवे इन्वॉल्व इन ऑक्सीजन बायोसिंथेसिस। ऑक्सीजन बायोसिंथेसिस की बात करें तो ऑक्सीजन बायोसिंथेसिस में दो कॉमन पाथवे हैं। कौन कौन से पाथवे? दो कॉमन पाथवे हैं जो कि ऑक्सीजन की बायोसिंथेसिस कराते हैं, और वो दो पाथवे किस तरह के हैं जो है उनके नाम क्या हैं? एक है ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे और दूसरा है ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे। यानी कि एक पाथवे में ट्रिप्टोफैन की जरूरत नहीं होती है तथा दूसरा पाथवे जो है उसमें की ट्रिप्टोफैन की जरूरत होती है। ठीक। अब अगर बात करें ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे में, तो ये अभी अननोन है। रिसेंट स्टडी में भी देखा जाए तो कोई इसका कहीं पर इसके बारे में बताया नहीं गया है कि कैसे पाथवे रन होता है, लेकिन जो ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे है उसके बारे में हम लोग आगे आपको पढ़ाएंगे। तो देखिए दो पाथवे हैं, एक का नाम है ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे और दूसरा जो पाथवे है उसका नाम है ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे। ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे में क्या होता है? और ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे ऑफ ऑक्सीजन सिंथेसिस, ऑक्सीजन जो नेचुरल अकरिंग ऑक्सीजन है मोस्ट कॉमन है उसको IAA नाम से जानते हैं, यानी इंडोल 3 एस्टिक एसिड, अभी आपको बताएंगे आगे। और ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे ऑफ IA सिंथेसिस स्टार्टिंग विद द इंडोल, यानी कि जो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड है उसमें एक प्रकार की रिंग पाई जाती है जिसे कि इंडोल रिंग कहते हैं, और उस इंडोल रिंग से जो है इसकी सिंथेसिस होती है किसकी? ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे की। डायरेक्ट ट्रिप्टोफैन से नहीं कह रहे हैं, ओवरऑल ट्रिप्टोफैन इंडोल से बोल रहे हैं। ठीक। स्टार्टिंग विद द इंडोल हैज बीन पार्शियली कैरेक्टराइज्ड इन सेवरल प्लांट स्पीशीज, हाउएवर द प्रिसाइज पाथवे फॉर ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट ऑक्सीजन सिंथेसिस इज नॉट नोन। यानी कि अभी अगर देखा जाए तो वेल नोन इसका पाथवे नहीं है, वेल नोन कैसे सिंथेसिस होती है आज जो ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट ऑक्सीजन की, ये अभी नोन नहीं है। ठीक। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे की, तो देखिएगा IAA इज रिलेटेड टू ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो स्ट्रक्चरली उसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से मिलता जुलता है। ट्रिप्टोफैन इज अ प्रिकर्सर फॉर ऑक्सीजन बायोसिंथेसिस, जब उसका स्ट्रक्चर ट्रिप्टोफैन से मिलता जुलता है ऑक्सीजन का, तो जो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड है वही ऑक्सीजन बायोसिंथेसिस का प्रिकर्सर होगा। ठीक। अब इसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं? देखिए बहुत ही सिंपल है बायोसिंथेसिस को, तीन स्टेप की जो है ये तीन स्टेप में सिंथेसिस होती है। बस आपको तीन स्टेप जो है अच्छे से याद होने चाहिए। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले जो है इसका जो है डीएमिनेशन हो जाएगा, किसका? ट्रिप्टोफैन जो कि प्रिकर्सर है। तो सबसे पहले देखिए डीएमिनेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन, और जो डीएमिनेशन होता है ट्रिप्टोफैन का कैटलाइज्ड बाय ट्रांसएमिनेज, यानी कि ट्रांसएमिनेज एंजाइम क्या कर देता है? ट्रिप्टोफैन का डीएमिनेशन कर देता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है? डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ इंडोल 3 पायरुविक एसिड, यानी कि जब ट्रांसएमिनेज एंजाइम ने ट्रिप्टोफैन का डीएमिनेशन कर दिया तो उस कंडीशन में जो कंपाउंड बना उसका नाम है इंडोल 3 पायरुविक एसिड। अब जो इंडोल 3 पायरुविक एसिड है उसका अगले स्टेप में डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, और जो डिकार्बोक्सिलेशन होगा वो करेगा इंडोल 3 पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम। ये दूसरी स्टेप हो गई। और फाइनली जो तीसरी और लास्ट स्टेप होती है उसमें क्या होता है कि जो आपका इंडोल 3 पायरुविक एसिड बना हुआ है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। किसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है? इंडोल 3 एस्टेल्डिहाइड में, यानी कि इंडोल 3 एस्टेल्डिहाइड में जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो इस स्टेप को परफॉर्म करने वाला जो एंजाइम है उसका नाम है इंडोल 3 एस्टेल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज। यानी कि जो ये एंजाइम है इनका जो कि सबस्ट्रेट है उसी के नाम के आगे जो है जैसे रिएक्शन कर रहे हैं
अगर डीएमिनेशन कर रहे हैं तो ट्रांसएमिनेज एंजाइम है, ठीक है। और उसके बाद जो है अगर यदि वहां पर जो है ये डिकार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं तो वो डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो जा रही है। फिर आगे जो है देखा जाए तो ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ठीक। तो इस तरीके से ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट बायोसिंथेसिस होती है आक्जिन की। अब देखते हैं पाथवे कैसे रन होता है, ठीक। ये देखिए ये पाथवे है। आपको इस तरह से देखने में तो लग रहा होगा कि बहुत ही ज्यादा स्टेप है इसमें, लेकिन ये बहुत ही सिंपल पाथवे है, बहुत ही सिंपल पाथवे है। आपको याद कैसे करना है देखिए, बहुत ही सिंपल। सबसे पहले आपने आक्जिन हार्मोन की सिंथेसिस में जो है सबसे पहले यूज किया ट्रिप्टोफैन एज अ प्रिकर्सर। ये ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड एज अ प्रिकर्सर यूज होता है आक्जिन हार्मोन की बायोसिंथेसिस में, नोट कर लीजिएगा, ठीक। सबसे पहले स्टेप में क्या कर दिया जाता है, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड को एज ए सबस्ट्रेट यूज करता है कौन सा एंजाइम, ट्रांसएमिनेज, और इसका कर देता है ट्रांसएमिनेशन। यानी कि ट्रांसएमिनेज ने कर दिया ट्रांसएमिनेज एंजाइम ने ट्रांसएमिनेशन कर दिया ट्रिप्टोफैन का। उस कंडीशन में जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है इंडोल 3 पायरुविक एसिड, आईपीए बन गया, ठीक। अब जो ये आईपीए बन गया, इसका अगले स्टेप में एक एंजाइम आता है जिसका नाम है इंडोल 3 पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज। ये एंजाइम क्या करता है कि इंडोल 3 पायरुविक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन कर देता है। और ये इस तरह से इस स्टेप जो को कहते हैं ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन स्टेप। अब जब इसका डिकार्बोक्सिलेशन हो जाता है तो उस कंडीशन में बनता है इंडोल 3 एस्टल्डिहाइड, याद रखिएगा। यानी कि दूसरा जो एंजाइम इंडोल 3 पायरुविक एसिड था, इसने डिकार्बोक्सिलेशन कर दिया इंडोल 3 पायरुविक एसिड को, जिससे कि जो प्रोडक्ट बना उसका नाम है इंडोल 3 एस्टल्डिहाइड। और फाइनल एंड लास्ट स्टेप में इंडोल 3 एस्टल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन करने वाला जो एंजाइम है उसका नाम है इंडोल 3 एस्टल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज। और फाइनली जो कंपाउंड मिलता है इंडोल 3 एस्टिक एसिड, जिसे कि IAA के नाम से जानते हैं, यही हमारा आक्जिन है, यही हमारा क्या है, आक्जिन है। तो बहुत ही सिंपल स्टेप है। आपने देखा ट्रांसएमिनेज एंजाइम ने क्या कर दिया, ट्रांसएमिनेशन कर दिया। अगले स्टेप में आपने आए, वहां पर मिल गया आपको इंडोल 3 पायरुविक एसिड। अगले स्टेप में आपने इसका क्या कर दिया, डिकार्बोक्सिलेशन कर दिया डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम ने, और बन गया इंडोल 3 एस्टल्डिहाइड बन गया। इंडोल 3 एस्टल्डिहाइड का आपने ऑक्सीडेशन करा दिया और बन गया इंडोल 3 एस्टिक एसिड। तो बहुत ही सिंपल स्टेप है। अब देखिए एक पाथवे इसे इधर रन हो गया, इस पाथवे का नाम देते हैं टीम पाथवे। देखिए सॉरी आईपीए पाथवे, आईपीए पाथवे, IPA, ठीक। आईपीए पाथवे, आईपीए पाथवे इसी के नाम से जान रहे हैं इसीलिए क्योंकि इंडोल 3 पायरुविक एसिड बन रहा है इधर, ठीक। एक दूसरा पाथवे इसी में ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट में है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस कोई अंतर नहीं है इसमें, बस इसी को क्या किया है, पलट दिया गया है। इसमें जो इसमें स्टेप में सेकंड में होता था वो इसमें पहले हो रहा है बस। ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड जो है उसका सबसे पहले क्या हो गया, डिकार्बोक्सिलेशन हो गया। और जब ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन हो जाता है तब वहां पर बनता है ट्रिप्टामीन। क्या बनता है, ट्रिप्टामीन बनता है। और ट्रिप्टामीन का जो है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन हो जाता है, उस कंडीशन में जो है बनता है इंडोल 3 एस्टल्डिहाइड। और फिर इंडोल 3 एस्टल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन हो जाता है और हमको फिर मिल जाता है इंडोल 3 बताइएगा आप लोग, इंडोल 3 एस्टिक एसिड, ठीक। यानी कि IAA मिल गया आपको। तो ये बायोसिंथेसिस है आक्जिन की, जो कि बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को जो है अच्छे से आना चाहिए ये। फिर उसके बाद आगे बात करें, देखिए कुछ स्टेप है, इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। एंजाइम इन्वॉल्व इन आक्जिन सिंथेसिस आर मोर एक्टिव इन यंग ग्रोइंग टिश्यू, जैसा कि हम लोगों ने पहले बात कर चुके हैं, ठीक। फिर अगला स्टेप कह रहा है इन प्लांट आक्जिन कैन सिंथेसाइज बाय 2 डिफरेंट पाथवेज एंड बोथ पाथवे अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर रिमूव्ड। और दोनों पाथवे में अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है दोनों रिमूव होते हैं। बिल्कुल सही है, अभी हम लोगों ने पाथवे में पढ़ा कि दोनों पाथवे में देखिए
ये देखिए, इस पाथवे की बात करें या फिर इस पाथवे की बात करें, दोनों पाथवे में अगर हम लोग देखें तो दोनों में क्या हो रहा है, अमाइनो ग्रुप भी रिमूव हो रहा है और साथ ही साथ जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी रिमूव हो रहा है। यानी कि अगर हम ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे में कहें तो इसमें जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, अमाइनो ग्रुप को भी रिमूव करते हैं और साथ ही साथ कार्बोक्सिलेशन जो रिएक्शन है, यानी डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, उसको भी परफॉर्म करते हैं। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों को याद रखना है। आगे देखते हैं टाइप ऑफ ऑक्सिन। अगर हम बात करें तो ऑक्सिन कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें देखते हैं तो ऑक्सिन जनरली दो तरह से होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कुछ ऑक्सिन ऐसे होते हैं कि जो कि नेचुरली सिंथेसाइज होते हैं और कुछ ऑक्सिन ऐसे होते हैं जो कि जो है सिंथेटिक है। अब देखते हैं कि कौन कौन से ऑक्सिन हैं जो कि नेचुरली हैं और कौन कौन से ऑक्सिन हैं जो कि सिंथेटिक हैं। इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जनरली, जो है छोटे छोटे क्वेश्चन इनसे जो है 2 नंबर में CSIR में आ जाते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे जो है कॉम्पिटिटिव अदर बायोलॉजिकल एग्जाम है, वहां पर भी नाम दे दिया जाता है कि कौन सा जो है, एक तो नाम आएगा कि कुछ नाम दे देंगे आपको, उसमें से कहेंगे कि इसमें नेचुरली में भी जो नेचर में पाए जा रहे हैं इसमें से कौन मोस्ट कॉमन टाइप का जो है ऑक्सिन है, या फिर दे देंगे कौन सा इसमें नेचुरल में पाए जाने वाला ऑक्सिन है, और कौन सा दे देंगे, पूछ लेंगे उसमें कि कौन सा सिंथेटिक है। तो आपको ये पहचानना है। ठीक, तो सबसे पहले देखिएगा नेचुरल ऑक्सिन में आता है इंडोल 3 एस्टिक एसिड, और यही जो है मोस्ट कॉमन है, याद रखिएगा मोस्ट कॉमन है। ठीक, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑक्सिन आर इंडोल 3 एस्टिक एसिड। उसके बाद करें कि नेचर में और कौन कौन से ऑक्सिन पाए जाते हैं, तो वो है इंडोल 3 एस्टल्डिहाइड और इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल, इंडोल 3 एथेनॉल। ये 4 नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन हैं, याद रखिएगा। कौन कौन से, इंडोल 3 एस्टिक एसिड, इंडोल 3 एस्टल्डिहाइड, इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल एंड इंडोल 3 एथेनॉल। ये जो है ऑक्सिन नेचर में पाए जाते हैं जिनकी सिंथेसिस जो है नेचुरली होती है, और कुछ ऐसे भी हैं सिंथेटिक ऑक्सिन की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि 2,4-D जो है एक तरह का सिंथेटिक ऑक्सिन है जो कि बहुत ही कॉमन है। जैसे IAA देखा जाए वो मोस्ट कॉमन टाइप का नेचुरल में पाए जाने वाला ऑक्सिन है। उसी तरीके से जो है सिंथेटिक में देखा जाए तो 2,4-D बहुत ही कॉमन टाइप का ऑक्सिन है जिसका यूज जो है मोस्टली होता है एज ए किसमें, हर्बिसाइड के रूप में। ठीक, दूसरे टाइप का जो सिंथेटिक है उसका नाम है इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, यानी कि IBA भी एक तरीके का जो है ये सिंथेटिक ऑक्सिन है। ठीक, अगला जो सिंथेटिक है उसका नाम है 2-methoxy-3,6 डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड, यानी कि 2-methoxy-3,6 डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड आल्सो अंडर द कैटेगरी ऑफ सिंथेटिक ऑक्सिन। और चौथा और लास्ट जो कैटेगरी में इसका है नाम, उसका नाम है NAA, यानी कि नैप्थलीन एसिडिक एसिड। नैप्थलीन एसिडिक एसिड जिसका कि शॉर्ट फॉर्म NNA है। ये हार्मोन जो है अभी जल्दी में ही देखा जाए तो RPSC के एग्जाम में पूछा गया था, उसमें ऑप्शन यही था कि इसमें से कौन सा हार्मोन जो है सिंथेटिक हार्मोन की ऑक्सिन की कैटेगरी में आता है। ठीक, तो आपको याद रखना है कौन से हार्मोन नेचुरल हैं और कौन से हार्मोन सिंथेटिक हैं। ठीक है, आगे बात करें, इंडोल 3 एस्टिक एसिड इज द प्रिंसिपल हार्मोन synthesized in plant. The effect of all oxygen on plant physiology is roughly the same. मतलब इसका कहानी कहने का क्या मतलब है, देखिए कह रहे इफेक्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन ऑन प्लांट फिजियोलॉजी इज रफली द सेम। जितने भी तरह के ऑक्सीजन पाए जाते हैं उनकी फिजियोलॉजी की बात करें, किस प्रकार से काम करने का तरीका है उनका देखा जाए तो वो मोर और लेस जो है एक जैसा है। ठीक, फिर उसके बाद बात करते हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो जनरली एक इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन जो है किस तरह से होता है। तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो जनरली पोलर ट्रांसपोर्टेशन होता है।
ठीक है, पोलर ट्रांसपोर्टेशन। अब पोलर ट्रांसपोर्टेशन क्या है देखिएगा, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन रिगार्डलेस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ प्लांट, दस इट इज अ ग्रेविटी इंडिपेंडेंट मोमेंट एंड एनर्जी डिपेंडेंट मोमेंट। यानी कि ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो यूनिडायरेक्शनल होता है और ओरिएंटेशन इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि एक ही तरफ होगा, और वो साइड कौन सी है जिस तरफ होगा अभी हम लोग आगे बात करने चल रहे हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें और क्या है कि ये जो है ग्रेविटी इंडिपेंडेंट मूवमेंट है, यानी कि इसमें ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है, लेकिन साथ साथ जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है एनर्जी का कंज्यूम होना, यानी कि ये एक प्रकार की एक्टिव प्रोसेस है, इसमें जो है एनर्जी इनपुट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन इज ओनली हार्मोन ऑफ प्लांट दैन ट्रांसपोर्ट इन पोलर मैनर। इन प्लांट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट डिस्क्राइब इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट टुवर्ड्स द बेस, यानी कि जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है वो टुवर्ड्स द बेसल साइड होता है, यानी कि हमेशा जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन की बात आएगी, अगर आती है बात वहां पर कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन पोलर हो रहा है, तो आपको तुरंत दिमाग में बात आ जानी चाहिए आपके कि ये बेसल साइड से होगा। हमेशा पोलर ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन का बेसल साइड से होता है। और बेसल साइड क्या होता है, बेस क्या होता है, बेस इज द जंक्शन बिटवीन द रूट एंड शूट, यानी कि रूट और शूट के बीच का जो जंक्शन होता है वही क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, और उसी की तरफ जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, इन प्लांट पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इज टू टाइप, दो तरीके से हो सकता है। कौन कौन सा दो तरह का है, एक है बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट और दूसरा है एक्रोपिटल ट्रांसपोर्ट। बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट और एक्रोपिटल ट्रांसपोर्ट। अब देखिए आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा है, एक तो दिखा रहा है डायग्राम में दिखाया गया है कि ये ऑक्सीजन है, यूनिडायरेक्शनल स्टिमुलेशन हो रहा है, एक तरफ लेटरल ट्रांसपोर्ट हो रहा है। देखिए अगर ये पोलर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वो टुवर्ड्स द बेस की ओर होगा, आपको ये पहले ही पता चल चुका हुआ है। अब ऑक्सीजन की जो सिंथेसिस हुई वो कहाँ पर हो रही है, जो एक्टिव रीजन पर, यानी कि जो एक्टिवली ग्रोइंग रीजन है, ये जो टिप रीजन है यहाँ पर हो रही है, या फिर जो ये एक्टिवली ग्रोइंग रीजन है इसका लीफ का यहाँ पर हो रही है। अब यहाँ पर जब सिंथेसिस हो गई तो ये क्या है, इसका बेस रीजन है, तो यानी कह रहा है बेसिपिटल रीजन, बेसिपिटल टुवर्ड्स द बेस, यानी कि अगर बेस की तरफ जो है ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन की सिंथेसिस जहां पर हुई, चाहे वो रूट सॉरी चाहे वो लीफ रीजन का एक्टिव रीजन हो या फिर देखा जाए तो वो सूट रीजन का एपेक्स रीजन हो, वहां एपेक्स से जब सिंथेसिस हो रही है उसका, तो ऑक्सीजन का मूव होना जो है पोलरली किधर की ओर, बेस रीजन की ओर, उसे कहते हैं बेसिपिटल ट्रांसपोर्टेशन, उसे कहते हैं बेसिपिटल ट्रांसपोर्टेशन। साथ ही साथ एक चीज और याद रखिएगा, जरूरी नहीं है इसमें ये कॉन्सेप्ट कभी भी मत दिमाग में लगाइएगा कि अगर हम कह रहे हैं कि जंक्शन बिटवीन द रूट एंड शूट इज कॉल्ड एज बेस, तो यानी कि अगर हम देखें ओवरऑल बॉडी मेरी देखा जाए तो एक तरफ सर की तरफ से सिंथेसिस हो रही है, ठीक है, और देखें अगर हम लोग जो है पेट के पास देखें तो हमारा समझ लीजिए कि बेस है, यानी कि ऊपर जो है एपेक्स रीजन में सिंथेसिस हो रही है, और उसके बाद सिंथेसिस होने के बाद जो है अगर हमारे पेट की तरफ यानी जंक्शन पर आकर जो है वो हार्मोन आता है तब कहेंगे हम लोग बेसिपिटल। लेकिन इसके साथ एक कॉन्सेप्ट और जुड़ा हुआ है, अगर अगर ऑक्सीजन हार्मोन की सिंथेसिस रूट रीजन के भी अगर एपेक्स पार्ट पर हो रही है, क्योंकि हम लोग पहले ही बोल चुके हुए इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं और साइट ऑफ सिंथेसिस में कि जो ऑक्सीजन हार्मोन होता है उसकी जो साइट ऑफ सिंथेसिस है वो एक्टिव ग्रोइंग रीजन है, जैसे कि चाहे रूट हो, चाहे सूट हो, चाहे लीफ हो, चाहे फ्रूट हो, चाहे सीड हो, ठीक है। तो अगर यदि उसके रूट रीजन के एक्टिव पार्ट में हो रही है एपेक्स पार्ट में, तब समझिए ये कि वो एक्टिव रीजन से तब भी जो है बेस पार्ट पे आएगा, यानी कि अगर हमारा जो पैर है अगर हम उसको रूट मान ले रहे हैं, अगर उसके एपेक्स रीजन में हो रही है तभी हमारे पेट की तरफ जो बेस है हमारा वहां पर जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, वो आएगा। तो देख लीजिए डायग्राम में भी टुवर्ड्स द बेस हो रहा है, अगर बेसिपिटल में क्या हो रहा है कि ये ऊपर से जो है सिंथेसिस हुई इसका, ठीक है, और ये जो है बेस की तरफ आया, ठीक। दूसरी तरफ क्या हुआ बेसिपिटल में, यहाँ पर सिंथेसिस इसकी हुई कहाँ पर, रूट रीजन एपेक्स पार्ट पर, और उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट होकर तब भी बेस रीजन पे आया, यानी कि हो गया क्या बेसिपिटल। बट
अगर यदि सिंथेसिस जो है इसकी और अदर पार्ट में यहाँ पर जगह जैसे की है और इसका मूवमेंट जो है टुवर्ड्स द रूट रीजन आया, तो इस कंडीशन को एक्रोपिटल ट्रांसपोर्ट कहते हैं ऑक्सिजन का। यानी कि अगर बेस रीजन से देखा जाए या अदर पार्ट से अगर इसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और वो ट्रांसपोर्टेशन जो है रूट रीजन पर हो रहा है, रूट एपेक्स रीजन पर हो रहा है, तब उसका जो है ट्रांसपोर्टेशन एक्रोपिटल ट्रांसपोर्टेशन कहलाएगा। यानी कि आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि एक्रोपिटल ट्रांसपोर्टेशन क्या है, बेसिपिटल ट्रांसपोर्टेशन क्या है ऑक्सिजन का, जो कि हम लोग पोलरली कह रहे हैं कि ऑक्सिजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो पोलर होता है। आगे चलते हैं, देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सिजन एट सेलुलर लेवल। अब सेल के लेवल पर ऑक्सिजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सिजन नॉट अ सिंप्लास्टिक ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म, यानी कि सिंप्लास्टिक ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म नहीं है ये प्रकार का ये, क्योंकि इसमें प्लाज्माडेस्माटा की जरूरत नहीं होती है। अगर यहाँ पर प्लाज्माडेस्माटा के थ्रू जो है इसका ट्रांसपोर्टेशन होता, तब जो है हम कह सकते थे कि ऑक्सिजन ट्रांसपोर्टेशन इज अ सिंप्लास्टिक टाइप मैकेनिज्म, ठीक। लेकिन इसका ट्रांसपोर्टेशन जो है पोलर है। ऑक्सिजन ट्रांसपोर्टेशन इज अ ट्रांससेलुलर प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है? ट्रांससेलुलर प्रोसेस है। ट्रांससेलुलर पार्ट का मतलब ये हुआ कि ये सेल को दो बार क्रॉस करेगा, यानी कि मेम्ब्रेन को दो बार क्रॉस करेगा। एक तो जब इसकी एंट्री होगी यानी कि इनफ्लक्स होगा, और दूसरा जब इसका इफ्लक्स होगा, यानी कि जब बाहर सिंथेसिस हुई इसका जो है ऑक्सिजन की, ऑक्सिजन हार्मोन बाहर ईसीएफ में सिंथेसिस हुआ, तो अब उसको साइटोप्लाज्म में जाना है बॉडी के अंदर में, तो उसको मेम्ब्रेन को दो बार क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक। एक को बोलेंगे इनफ्लक्स और दूसरे को बोलेंगे आउटफ्लक्स। इसीलिए कह रहे हैं कि ऑक्सिजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है सेलुलर लेवल पर देखा जाए तो वो ट्रांससेलुलर प्रोसेस है, ठीक। ऑक्सिजन इंटर इन सेल फ्रॉम वन साइड एंड एग्जिट फ्रॉम सेल फ्रॉम अपोजिट साइड। और जो अपोजिट साइड होगा जहां पर वो जो है इफ्लक्स होगा, वो किस प्रकार का साइड होगा? वही जो है बेसल साइड होगा। यानी कि हमेशा ऑक्सिजन की जो एग्जिट होगी, ऑक्सिजन का जो इफ्लक्स होगा वो हमेशा बेसल साइड से होगा, याद रखिएगा। दस ऑक्सिजन क्रॉस मेम्ब्रेन इन हाउ मेनी टाइप? टू टाइप्स। ऑक्सिजन इनफ्लक्स, अब देखिए कैसे ऑक्सिजन अंदर आता है, मेम्ब्रेन को सबसे पहले कैसे क्रॉस करता है, एंट्री कैसे होती है। तो एंट्री जो है ऑक्सिजन की वो दो तरीके से हो सकती है। वो कौन कौन से दो तरीके हैं? बाई सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो सकती है, या फिर बाई सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा हो सकती है। यानी कि दो ही कंडीशन है जिसके द्वारा ऑक्सिजन का इनफ्लक्स होगा, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा या फिर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा। अब देखिए सबसे पहले जो है हम लोग बात करें सिंपल डिफ्यूजन में क्या होगा। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो ऑक्सिजन है वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहता है, यानी कि उसके पास प्रोटॉन रहता है, उसके पास नेगेटिव चार्ज नहीं होता, वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहता है। अब आपको एक कहानी पता है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल के पास अगर चार्ज नहीं है, ठीक है, वो मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस कर जाएगा, ठीक। तो उसी तरीके से देखा जाए ऑक्सिजन के बारे में, तो कह रहे हैं अभी ऑक्सिजन क्या है? प्रोटोनेटेड फॉर्म में है। और जब प्रोटोनेटेड फॉर्म में है तो उस कंडीशन में क्या होगा? प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सिजन सिंपली डिफ्यूज अक्रॉस द मेम्ब्रेन, आसानी से मेम्ब्रेन को क्या कर जाएगा? क्रॉस कर जाएगा। प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सिजन इज ड्यू टू एसिडिक पीएच ऑफ ईसीएफ। अब इसका क्योंकि ओवरऑल देखा जाए, अगर स्ट्रक्चर देखें तो ऑक्सिजन जो उसका मोस्ट कॉमन फॉर्म है IAA, उसको जनरली लिखते हैं IAA नेगेटिव, यानी कि वो डी प्रोटोनेटेड फॉर्म में होता है। लेकिन ईसीएफ का पीएच जो है लगभग 5 के आसपास होता है, और जब उसका पीएच इतना एसिडिक होता है, यानी कि उसमें प्रोटॉन वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं, वो प्रोटॉन क्या करते हैं, जैसे IAA बनता है तुरंत उसके साथ बाइंड कर जाते हैं और उसको प्रोटोनेटेड फॉर्म में बदल देते हैं। जब प्रोटोनेटेड फॉर्म में आ जाता है आगे, तभी वो कह रहे हैं कि वो क्या करता है? सिंपली जो है डिफ्यूज कर जाता है मेम्ब्रेन को। यही यहाँ पर पॉइंट है, प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ IAA इज ड्यू टू एसिडिक पीएच ऑफ ECF आउटसाइड द सेल। एसिडिक पीएच इज ड्यू टू पंपिंग ऑफ प्रोटॉन आउटसाइड द सेल बाय प्रोटॉन ATPase। यानी कि आप जैसे पढ़ते हो वैक्यूल पढ़ते हो प्लांट में, और हम लोगों की बॉडी में देखा जाए लाइसोसोम में,
तो वहां पर बी टाइप के एटीपीएच वगैरह पढ़ते रहते हो आप, ठीक है। तो वो प्रोटॉन, वो उनका काम क्या होता है, प्रोटॉन को पंप भी करना, ठीक है। मेनली उनका काम देखा जाए तो प्रोटॉन पंपिंग का ही काम होता है, वो बी टाइप के एटीपीएच होते हैं, ठीक। एक सेकेंड रुकिएगा। तो यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक। आगे चलते हैं। अब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा, यानी कि जब डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में है तो उस कंडीशन में दूसरी तरफ देखते हैं। डीप्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ आर्जिन यानी कि IAA नेगेटिव, ठीक। इंटर इन सेल बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर कैटलाइज बाय प्रोटॉन IAA सिंपोर्टर, यानी कि प्रोटॉन आर्जिन सिंपोर्टर, ठीक। इसके द्वारा जो है इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, और ये किस प्रकार का ट्रांसपोर्टर है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर, ठीक। इन्फ्लक्स ऑफ ईच डीप्रोटोनेटेड रिक्वायर ग्रेडियंट ऑफ 2 प्रोटॉन, यानी कि जब भी जो है आर्जिन का इन्फ्लक्स होगा, जब भी ये डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में होगा, जैसे इनकी एंट्री होगी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर के द्वारा, तो इसको चाहिए कितने प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन। यानी कि एक IAA निगेटिव जो डीप्रोटोनेटेड फॉर्म है उसके साथ जरूरत होगी हमेशा जो है 2 प्रोटॉन की। जब 2 प्रोटॉन होगा तभी ये इसकी एंट्री होगी, वरना इसकी एंट्री संभव नहीं है। इन्फ्लक्स ऑफ ऑक्सीजन इन सेल इज नॉट अ डायरेक्शनल प्रोसेस। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे अभी पोलर ट्रांसपोर्टेशन में, कह रहे थे कि वो जो है डायरेक्शनल, वो हमेशा जो है बेस की तरफ से ही जो है उसकी एंट्री होगी। लेकिन इस कंडीशन में जब वो इन्फ्लक्स हो रहा है अभी जो है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि जो है इसकी डायरेक्शन हम बेस की तरफ से जाए या फिर रूट की किधर, रूट की तरफ जो है एक्टिवली कोई एपेक्स रीजन से जाए, ऐसा कुछ नहीं है। यह जो है क्या है, नॉट अ डायरेक्शनल प्रोसेस है, ठीक। अब ये तो हमको कहानी आ गई, दोनों सिंपल डिफ्यूजन भी हो सकता है और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन दोनों मैकेनिज्म हो सकती है। अब हम लोग डिटेल में पढ़ने चल रहे हैं कि ऑक्सीजन का जो है इफ्लक्स कैसे होता है। यानी ऑक्सीजन आ तो गया, साइटोप्लाज्म में पहुंच गया, एक तो प्रोटॉन बाइंड कर गया प्रोटोनेटेड फॉर्म में सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, और दूसरी तरफ जो है 2 प्रोटॉन मिलकर के उन्होंने भी उसको प्रोटोनेटेड डीप्रोटोनेटेड को प्रोटोनेट में बदला, और जो है सॉरी डीप्रोटोनेटेड थे उसको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर के द्वारा जो है उसको अंदर एंट्री करा दिया, ठीक। ये कहानी हो गई, अंदर आ गया है। अब जब अंदर आ गया तो ये कैसे जो है बाहर जाएगा, और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में यही है कि ऑक्सीजन का इफ्लक्स कैसे होता है। तो देखिए कैसे इफ्लक्स होता है। इट इज अ डायरेक्शनल प्रोसेस। ऑक्सीजन का जो इन्फ्लक्स था वो कैसा था, नॉट अ डायरेक्शनल प्रोसेस, बट ऑक्सीजन इफ्लक्स इज अ डायरेक्शनल प्रोसेस एंड ऑलवेज अकर फ्रॉम द बेसल साइड। यहां पर ऐसा कहानी नहीं है कि किधर से भी जो जाकर के इफ्लक्स हो जाए, जिधर जगह पाए अपने आप को कि यहाँ बेहतर है उधर से ये निकल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बेसल साइड से होगा, और क्यों बेसल साइड से होगा ये भी कहानी आगे सुनिए। ऑक्सीजन इफ्लक्स कैटलाइज्ड बाय प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर। कुछ डिफरेंस मिला आपको। ऑक्सीजन का जब इन्फ्लक्स हो रहा था तो वहां पर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर प्रोटॉन IAA सिंपोर्टर जो था वो काम कर रहा था और सिंपल डिफ्यूजन कर रहा था। बट व्हेन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इज इफ्लक्स मैनर, देन ट्रांसपोर्टर प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर, और जो ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर है ये बिलोंग करता है पिन फैमिली से। किससे बिलोंग करता है, पिन फैमिली से। और साथ ही साथ ये क्या कहता है, हम ट्रांसपोर्ट तो करेंगे लेकिन हमारे लिए कुछ शर्त है। वो क्या शर्त है, ये कहता है कि हम तभी शर्त करेंगे, अपनी पूरी हमारी जब शर्त होगी तभी ट्रांसपोर्ट करेंगे विथ ATP हाइड्रोलिसिस। यानी कि जब इसको जो है ATP एनर्जी मिलेगी तभी ये जो है बाहर की ओर जो है ऑक्सीजन का पंप करेगा, इफ्लक्स करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं।
only deprotonated form of IAAR undergoes efflux because alkaline cytoplasmic pH facilitate their deprotonation. कहने का मतलब यह है कि जो आपका प्रोटॉन बाहर से प्रोटोनेटेड फॉर्म में आया था, उस कंडीशन में आपके ईसीएफ का पीएच जो है 5 था, वहां पर बहुत सारे प्रोटॉन थे जो कि आकर के बाइंड हो गए, और दूसरी तरफ देखें तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर के साथ जो है प्रोटॉन के साथ आपका आ गया। अब अगर यदि वो साइटोप्लाज्म में आ गया है तो यहाँ का जो पीएच है वो कैसा है, एल्कलाइन है। और वो जो एल्कलाइन पीएच है वो क्या करता है, आईएए को डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में बदल देता है, उसका डिसोसिएशन करा देता है प्रोटॉन से। अब जब डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में है, अब साइटोप्लाज्म का पीएच एल्कलाइन है, यहां तो प्रोटॉन आसानी से मिलेगा नहीं, तो अब कैसे इसको बाहर निकाला जाए? तो उस कंडीशन में पिन फैमिली का प्राइमरी ट्रांसपोर्टर आता है जो कहता है भैया हम तो बाहर तो निकाल देंगे, लेकिन इसके जो है शर्त में हमको क्या चाहिए होगा, एटीपी की जरूरत होगी। तो वही स्टेप यहाँ पर जो है बोला जा रहा है। पोलर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस and require metabolic energy, ATP and proton gradient. Any agent that block ETS or ATP synthesis are also block polar oxygen transportation as like DCMU and paraquat. यानी ऐसे कोई भी एजेंट हो जो कि ETS को ब्लॉक कर देते हैं, अगर वो ETS को ब्लॉक कर देते हैं और एटीपी सिंथेसिस को ब्लॉक कर देते हैं, तो उस कंडीशन में जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा। और वो कौन से रीजेंट हो सकते हैं, जैसे कि देखा जाए तो डीसीएमयू और पैराक्वेट, ये सारे एजेंट ऐसे हैं कि जो क्या कर देते हैं, इसके ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटी है उसको रोक देंगे और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा। अब देखिए ओवरऑल ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये सेल वॉल है, डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में ऑक्सीजन है, ठीक। किस तरफ जो है इसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ये एपेक्स रीजन है, एपेक्स से बेस की तरफ हो रहा है। अब वो एपेक्स रीजन चाहे वो रूट का हो सकता है या फिर जो है वो शूट का हो सकता है, लीफ का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, ठीक। अब देखिए ये मेम्ब्रेन है, डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में ऑक्सीजन है और पीएच जो है यहाँ पर देखा जाए तो 5 है, यानी कि एसडी का यहाँ पर प्रोटॉन के साथ बाइंड करेगा, ठीक। और जब इसके साथ बॉन्ड करेगा ये इस तरीके से आसानी से जो है अंदर आ गया। अब जब अंदर आ गया यहाँ पर साइटोप्लाज्म में, तो साइटोप्लाज्म का पीएच कितना है, 7 है, स्लाइटली जो है अल्कलाइन है, ठीक। अब जब पीएच इसका यहाँ पर 7 है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये इसके प्रोटॉन को अलग कर देगा, इसका पीएच जो है ऑक्सीजन और प्रोटॉन को अलग कर देगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कुछ प्रोटीन होती हैं पिन फैमिली से जो कि बिलोंग करती हैं, वो प्रोटीन क्या करती हैं कि ठीक है हम जो है क्या करेंगे कि कुछ एनर्जी लेंगे और उस एनर्जी के जवाब में क्या करेंगे कि आपके हम जो है आईए को जो है बाहर भेज देंगे। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ या तो प्रोटॉन कर देंगे, उसके साथ प्रोटोनेटेड फॉर्म में बाहर निकाल देंगे, या तो फिर एनर्जी यूज करके जो है बाहर निकाल देंगे। तो इस तरीके से जो है इफ्लक्स हो जाएगा। आईएए इंटर्स इनफ्लक्स जो एंट्री है पैरेन्काइमल सेल इन अ प्रोटोनेटेड फॉर्म बाय अ पैसिव ट्रांसपोर्ट और एज अ एनायन थ्रू एन इनफ्लक्स कैरियर प्रोटीन जिसका नाम ऑक्स ए है या फिर कहें ऑक्स 1 है। यानी ऑक्स 1 प्रोटीन क्या करती है कि इनफ्लक्स कराती है किसका, ऑक्सीजन का, और या तो वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में कराएगी, ओवरऑल देखा जाए तो प्रोटोनेटेड फॉर्म में ही कराती है बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट या फिर एनायन के थ्रू, यानी कि जो उसके पास क्या होगा उसको चार्ज दे करके, ठीक। ये कहानी है, कौन मीडिएट कर रहा है, ऑक्स 1 प्रोटीन। वंस इनसाइड द सेल, जैसे ही आ गया ऑक्सीजन तो सेल के अंदर क्या हो रहा है, IAAH यानी कि प्रोटोनेटेड फॉर्म में डिसोसिएट बिकॉज ऑफ द हायर पीएच बीइंग द साइटोप्लाज्म टू बिकम
एंड एनायन। वही कंडीशन है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हुए हैं। आयंस आर द ओनली फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन दैट कैन लीव द सेल इफ्लक्स थ्रू एन इफ्लक्स कैरियर प्रोटीन, जिसका नाम पिन प्रोटीन है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें ARCS1 प्रोटीन और पिन फैमिली के जो ट्रांसपोर्टर हैं उनका इन्वॉल्वमेंट है, याद रखिएगा। और ये सभी का इन्वॉल्वमेंट जो है वो ऑक्सीजन के इफ्लक्स में है, नॉट अ इनफ्लक्स। इनफ्लक्स की जो कहानी है वो बायो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा और या फिर जो है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर के द्वारा, जिसका नाम है प्रोटॉन IAA सिंपोर्टर। दोनों में आपको डिफरेंस समझ में अच्छे से आ रहा है। Not only hormone but several other biomolecules are moved through carrier protein। अब ये जो कैरियर प्रोटीन है जो पिन फैमिली से बिलोंग कर रही हैं, इनके साथ जरूरी नहीं है कि केवल ऑक्सीजन का ही ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये जो है इसके साथ जो है और भी प्रोटीन है जो कि ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं। और इनकी बात करें अगर जो कैरियर प्रोटीन है, तो ये टोटल नंबर आप देखा जाए अरबिडोप्सिस प्लांट में तो 8 टाइप की है। 8 टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर फाउंड। ठीक, फिर उसके बाद बात करते हैं मेनी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर एज लाइक फाइटोट्रोपिन, नॉट अ फोटोट्रोपिन, दिस इज द फाइटोट्रोपिन, आर presumed to bind to the IAA efflux protein and prevent oxygen efflux। ये जो एक प्रकार का ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर है जिसका नाम फाइटोट्रोपिन है, यह क्या करता है कि जो प्रोटीन इन्वॉल्व होती हैं, जो कैरियर प्रोटीन वगैरह हैं जो इसको ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती है, उनके साथ जाकर के बाइंड कर जाता है और ऑक्सीजन के इफ्लक्स प्रोसेस को जो है क्या करता है, बंद कर देता है। कुछ सिंथेटिक कंपाउंड है जैसे कि TIBA, जिसका पूरा नाम है 2,3,5 ट्राई आइडोबेंजोइक एसिड, और दूसरा जो कंपाउंड है जिसका नाम है NPA यानी कि नैप्थाइल पैथैलमिक एसिड। बहुत बड़ा नाम है इसका, NPA याद रखिएगा, नैप्थाइल पैथैलमिक एसिड। ये क्या करता है, एक्ट एज ऑक्सीजन इफ्लक्स की तरह काम करता है, और ये भी जो है इनहिबिटर है ऑक्सीजन इफ्लक्स का। ये भी ऑक्सीजन के बाहर जाने की जो प्रोसेस है उसको क्या कर देता है, रोक देता है। ये भी याद रखना है आप सभी को। तो ये सारे जो है सिंथेटिक कंपाउंड हैं जो कि ऑक्सीजन इफ्लक्स प्रोसेस को जो है ब्लॉक करते हैं, आपको याद रखना है। अभी तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आगे से ना बने। हो सकता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऑक्सीजन इफ्लक्स का इनहिबिटर कौन कौन से हैं, नाम दे दिया जाए, याद रखना है। ठीक है, अब ऑक्सीजन की सिग्नलिंग की बात करते हैं। तो सिग्नलिंग इसकी कैसे रन होगी, प्रोसेस सेम वही है जैसा कि आपने एथिलीन सिग्नलिंग में पढ़ा है, ब्रेसनोस्टेरॉइड में पढ़ा हुआ है और साइटोकाइनिन में पढ़ा हुआ है। बस आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना है। वो कौन कौन से पॉइंट हैं, जैसे कि रिसेप्टर की बात करें तो उसका नाम है TIR1 यानी कि ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर 1। यहाँ पर कर लीजिए इनहिबिटर, TOR है यहाँ पर, इनहिबिटर 1। अब एक कहानी इसमें देखिएगा, जो हम लोग हार्मोन पढ़ रहे हैं उसी के हार्मोन के नाम से आगे की आने वाली जो प्रोटीन है उनका नाम है और साथ में उसका रिसेप्टर है, जैसे कि ETR1 एथिलीन, साइटोकाइनिन CRE1, ब्रेसनोस्टेरॉइड BRI1, ऑक्सीजन पढ़ रहे हैं हम लोग, इसका TIR1 है। ठीक, इसका तो ए से नाम नहीं है लेकिन इसके साथ भी 1 लगा, सभी के साथ जो है 1 लगा हुआ है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना किसका क्या जो है रिसेप्टर है, याद रखना है। तो रिसेप्टर का नाम TIR1 है, लोकेशन क्या है, न्यूक्लियस में है और ये फ्री फॉर्म में पाया जाता है, न्यूक्लियस में जो है फ्री फॉर्म में ये पाया जाता है। दूसरी तरफ TIR1 की बात करें, इज अ कंपोनेंट ऑफ E3 यूबिक्यूटिल लाइगेज, एक तरह का SCF है, ये E3 टाइप ऑफ यूबिक्यूटिल लाइगेज है। कौन, TIR1, याद रखना है TIR1 एक्ट एज यूबिक्यूटिल लाइगेज। उसके बाद AFB ऑक्सीजन F बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन, सीधी सी बात है F बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन है, यानी कि ये क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर होगा। तो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर का नाम क्या है, AFB। फिर उसके बाद देखें FB के बारे में, AFB इज स्ट्रिक्टली सिमिलर
एज TIR1, यानी कि इसका जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है, इसका स्ट्रक्चर देखें अगर, और TIR1 जो इसका रिसेप्टर है, दोनों का देखें तो एक जैसा मिलता जुलता है, स्ट्रक्चरली जो है सिमिलर है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। अब उसके बाद देखिए क्या होता है। नॉर्मली देखिए इसका स्ट्रक्चर TIR1 का और AFB का एक जैसा दूसरे का मिलता जुलता है, और ये पार्ट किसका है जो है TIR1, किसका पार्ट है SCF का। ये कहानी याद रखना। अब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सिजन, जब ऑक्सिजन नहीं होता है, वही कहानी हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं कि जब हार्मोन नहीं होगा तब क्या होगा, और जब हार्मोन होगा तब क्या होगा। तो जब हार्मोन नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इसका जो रिसेप्टर TIR1 है, ये कहाँ पर है, न्यूक्लियस में, और कैसा है, फ्रीली प्रेजेंट है, यानी कि किसी के साथ जुड़ा नहीं हुआ है, फ्रीली प्रेजेंट है। और जब ये फ्रीली प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इसके साथ एक इनहिबिटर प्रोटीन है जिसका नाम है ऑक्स IAA। ऑक्स IAA जो है इसके साथ क्या करती है, आकर के बाइंड करती है, और जो ये ऑक्स IAA है, ये जो है इसके जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है SCF उसके साथ, सॉरी AFB उसके साथ बाइंड रहती है, यानी कि न्यूक्लियस में फ्रीली पड़ा हुआ है इसका TIR1 रिसेप्टर। और उस कंडीशन में क्या है, उस कंडीशन में क्या है कि जो इसका ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है उसके साथ बाइंड कौन सा है, इनहिबिटर प्रोटीन जिसका नाम है ऑक्स IAA। याद रखिएगा ये जो है, ये दिखाया हमने रिप्रेशर, ये रिप्रेशर प्रोटीन है। इसी की कहानी जो है पूरी इसमें इंपॉर्टेंट है सिग्नलिंग में, यानी कि जब ऑक्सिजन नहीं होता है तो उस कंडीशन में ऑक्सिजन का जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है जिसका नाम ARF है, उसके साथ बाइंड होता है रिप्रेशर प्रोटीन जिसका नाम है ऑक्स IAA। कहानी समझ में आ रही है यहाँ पर। अब उसके बाद देखिए, इस तरीके से जब इसके साथ ये इनहिबिटर बाइंड होता है तो इसका जो जीन का ट्रांसक्रिप्शन है वो नहीं होता, यानी कि ये प्रोसेस जो है बंद हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि नो ऑक्सिजन रिस्पांस, ऑक्सिजन का कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा प्लांट में। बट कहानी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिजन, जब ऑक्सिजन आता है तब क्या होती है सिग्नलिंग इसकी, व्हेन ऑक्सिजन लेवल इंक्रीज ऑक्सिजन बाइंड टू TIR1 रिसेप्टर, यानी कि जो इसका रिसेप्टर न्यूक्लियस में फ्रीली प्रेजेंट था, जैसे ही ऑक्सिजन का लेवल बढ़ता है ऑक्सिजन जाकर के अपने रिसेप्टर TIR1 के साथ जाकर के बाइंड करता है। When oxygen level increase, oxygen bind to TIR1. TIR1 increase their bonding to OXIAA protein. अब कहानी यहाँ पर देखिए क्या इंटरेस्टेड कहानी है। ऑक्सिजन का लेवल जैसे बढ़ा, ऑक्सिजन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, और इसका जो रिसेप्टर है ये जाकर के उस इनहिबिटर प्रोटीन जो रिप्रेशर प्रोटीन है जिसका नाम ऑक्स IAA है उसके साथ बाइंडिंग करा दिया। अब यहाँ पर जब बाइंडिंग हो गई तब क्या हो गया, ऑक्स IAA बाउंड TIR1 recruit SCF that catalyzes ubiquitination of ऑक्स IAA, यानी कि जैसे ही ऑक्सिजन का लेवल बढ़ा इसका रिसेप्टर जाकर के जो है तेजी से जो है बढ़ गया, बाइंड कर गया जो है रिप्रेशर प्रोटीन का, और इसका रिसेप्टर जो TIR1 है, हम लोगों ने जैसा कि पहले ही पढ़ा भी, ये बिलोंग करता है E3 यूबिक्विटिन लाइगेज से। तो ये क्या कर देगा, इसके ऊपर यूबिक्विटिनेशन कर देगा, ऑक्स IAA का क्या कर देगा, यूबिक्विटिनेशन कर देगा, जिससे कि इसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, और ये जो ऑक्स IAA प्रोटीन है जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर AFB को जो है क्या किया हुआ है, इनहिबिट किया हुआ है, वो AFB जाकर के रिलीज हो जाएगा, और जब वो रिलीज हो जाएगा तो वो जाकर के जो है DNA की साइड से जाकर के बाइंड करेगा और जाकर के वहां पर ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत कर देगा। तो वही कहानी है, इस पे देखिएगा। सबसे पहले जब ऑक्सिजन नहीं होता है तो उस कंडीशन में एक निगेटिवली रेगुलेटेड प्रोटीन या रिप्रेशर प्रोटीन है ऑक्स IAA, ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर ARF के साथ बाइंड रहता है। बट व्हेन द लेवल ऑफ ऑक्सिजन इज इंक्रीजेज, उस कंडीशन में क्या होता है कि ऑक्सिजन आता है और अपने रिसेप्टर TIR1 के साथ बाइंड करता है, और इसका जो रिसेप्टर TIR1 है ये बाइंडिंग एफिनिटी को बढ़ा देता है किसके साथ, ऑक्स IAA के साथ। अब जब इसकी बाइंडिंग एफिनिटी बढ़ जाती है उस कंडीशन में क्या होता है कि जो TIR1 है इसका रिसेप्टर एक्ट एज यूबिक्विटिन लाइगेज की तरह काम करता है, और ये यूबिक्विटिन लाइगेज करा देता, लाइगेज जो है
ये यूबिक्विटिनेशन करा देता है किसका, ऑक्स आई ए का। ऑक्स आई ए का जब यूबिक्विटिनेशन होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऑक्स आई ए का जब यूबिक्विटिनेशन हो गया तो ऑक्स आई ए का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, और जब ऑक्स आई ए का डिस्ट्रक्शन हो जाता है तब ये जो TiR1 और आर्गिन है इन दोनों का काम खत्म हो गया, ये क्या हो गया, रिलीज हो जाएंगे। और दूसरी तरफ जो ARF है वो जाकर डीएनए की रिस्पेक्टिव साइट पर जाकर बाइंड करेगा, उस साइट का नाम है ऑक्स आर ई। ये इस साइट पर जाकर बाइंड करेगा और इस साइट पर जो है 6 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस पाया जाता है जिसका नाम है TGTC। इस पर जाकर के बाइंड करता है और आर्गिन रिस्पॉन्सिव जीन की जो है सिंथेसिस करा देता है। यानी कि अगर जो है व्यवहारिक भाषा में समझा जाए, आर्गिन का लेवल बढ़ा, आर्गिन अपने रिसेप्टर से जाकर बाइंड किया और उसने बोला कि चलो अब जो है आगे की कहानी शुरू करते हैं। और बाइंडिंग इसकी बढ़ने से जो इसका रिसेप्टर है वो क्या किया, जाकर के बाइंड कर गया किससे, ऑक्स आई ए जो रिप्रेसर प्रोटीन है उसके साथ। जब उसके साथ बाइंड कर गया तो TiR1 एक्ट है यूबिक्विटिन लाइगेज, वो क्या करता है उसके साथ उसके पास यूबिक्विटिनेशन कर देता है। जब IAA जो है आर्जिन IAA और जो ऑक्स है इसका जब यूबिक्विटिनेशन हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। जब एक तरफ इसका यूबिक्विटिनेशन कर दिया, दूसरी तरफ आर्जिन बोल रहा है अपने रिसेप्टर TiR1 से कि चलिए अब आपका काम खत्म हो गया, अब हम लोग भी क्या करते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं और ARF को फ्रीली काम करने देते हैं। इस कंडीशन में क्या हुआ कि ARF फ्री हुआ और जाकर के वो डीएनए की अपनी साइट पे जाकर बाइंड किया, उस साइट का नाम है ऑक्स आर ई और वहां पर जो सीक्वेंस है उसका नाम है TGTC। और इस तरीके से जो है आर्गिन रिस्पॉन्सिव जो जीन है उनकी सिंथेसिस करा दिया। अब आर्गिन का रिस्पॉन्स जो है मिलने लगेगा। अब देखिए ARF के बारे में, ARF एक्ट एज ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर एंड बाइंड टू अ डीएनए साइट कॉल्ड ऑक्स आर ई, यानी कि आर्गिन रिस्पॉन्स एलिमेंट। ऑक्स आर ई कंसिस्ट ऑफ अ कंसिस्टेंट सीक्वेंस कॉल्ड ए TGTC। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका हुआ है। TGTC न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द प्रेजेंस ऑफ अ नेगेटिव रेगुलेटर। अब बात कर रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ नेगेटिव रेगुलेटर ऑक्स आई ए ARF protein either stimulate or repress gene expression depending on the type of ARR। यानी कि किस तरीके का टाइप ARF, किस तरीके का टाइप ARF है वो डिपेंड करता है जो है कि जब जो है ये इसका निगेटिव रेगुलेटर प्रोटीन नहीं है तो जो है आर्जिन का सिंथेसिस कराना है या रिप्रेशन कराना है, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का ARF प्रोटीन है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की बात करें, अब सिग्नलिंग खत्म हो गई, अब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की बारे में बात करें तो क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। इफेक्ट के बारे में बात करें तो आर्गिन क्या करता है, प्रमोट द ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड कोलियोप्टाइल, एपिकल डोमिनेंस, इफेक्ट ऑन रूट, इफेक्ट ऑन वैस्कुलर टिश्यूज एंड इफेक्ट ऑन एब्सेशन एज वेल एज इफेक्ट ऑन फोटोट्रॉपिज्म। ये सारे जो है फंक्शन है आर्जिन के जो कि पूछे जाते हैं। एक एक फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। जैसे कि पहला फंक्शन कह रहा है कि आर्गिन क्या करता है, प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड कोलियोप्टाइल रीजन को। तो देखिए ये स्टेम रीजन है और इसका जो ये पार्ट होता है ये कोलियोप्टाइल रीजन है, आपको डायग्राम में दिख रहा है ये पार्ट, और ये जो है ये कोलियोप्टाइल रीजन कहलाता है। और सीड में अगर बात करें तो यहाँ पर सीड में भी ये पार्ट जो है इसका कोलियोप्टाइल रीजन है, ये जर्मिनेटिव पार्ट है, ठीक, यहाँ पर भी ये कोलियोप्टाइल रीजन है। तो इन सभी भाग में क्या करता है, इसकी ग्रोथ कराता है, जिनका एक काम ये है। यानी कि अगर आप इसको देखा जाए तो ये एक तरीके के देखा जाए तो काम कर रहा है किसकी तरफ, साइटोकाइन की तरफ समझ लीजिए, काइनिन नहीं साइटोकाइन की तरह काम कर रहा है, मतलब कि ये बूस्टर है एक तरह का, ठीक। दूसरा अगर इसका फंक्शन देखा जाए तो कह रहे हैं एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस में क्या करता है कि जो ये जो है एक्टिव एपिकल बड रीजन है, जो बड रीजन होता है जो है प्लांट की, उसकी ग्रोथ को कराता है। आर्गिन इंड्यूस ग्रोथ ऑफ एपिकल बड व्हाइल इनहिबिट ग्रोथ ऑफ लेटरल बड, जो एक्सिलरी बड है, यानी कि साइड साइड की जो ग्रोथ है उसको क्या करता है, सप्रेस कर देता है, और जो उसका जो है एपिकल वाला रीजन होता है उसकी ग्रोथ को कराता है। ये काम आर्गिन का है। उसके बाद देखें अगला फंक्शन क्या है, आर्गिन प्रमोट वैस्कुलर लेटरल एंड एडवेंटिशियस रूट, यानी कि ये जो है वैस्कुलर
लेटरल और एडवेंटिशियस जो रूट है उनकी ग्रोथ को प्रमोट करता है। आर्गिन इनहिबिट ग्रोथ ऑफ प्राइमरी रूट, लेकिन प्राइमरी रूट जो है, ये देखिए प्राइमरी रूट है जो सबसे पहले राइज हुई, इनके ग्रोथ को क्या करता है, सप्रेस करता है। और देखा जाए दूसरी तरफ तो जो लेटरल रूट और रूट टू रीजन है उनको क्या करता है, प्रमोट करता है। तो वही कह रहे हैं आर्गिन इनहिबिट ग्रोथ ऑफ प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट को जो है सप्रेस कर रहा है, जबकि जो लेटरल और एडवेंटिशियस रूट है उनकी ग्रोथ को प्रमोट करता है। अगला फंक्शन देखा जाए तो आर्गिन प्रमोट बैस्कुलर डिफरेंशिएशन। बैस्कुलर डिफरेंशिएशन में क्या करता है कि जब आर्गिन का कंसंट्रेशन कम होता है तो फेवर करता है फ्लोएम के डिफरेंशिएशन को, यानी कि आर्गिन का जब कम जो है कंसंट्रेशन कम है तब वो फ्लोएम के डिफरेंशिएशन को प्रमोट कर रहा है, जबकि जब इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में जो है जाइलेंट डिफरेंशिएशन को फेवर करता है। अगला जो फंक्शन है वो है आर्गिन प्रमोट बैस्कुलर डिफरेंशिएशन। ये तो हो गया सर, ये यहाँ पर जो है प्रमोट, यहाँ पर एब्सेशन कर दीजिएगा, एब्सेशन, इसको काट दीजिएगा, इसको काट देना है आप लोगों को, एब्सेशन को, ठीक है। आर्गिन प्रमोट एब्सेशन ऑफ प्लांट। तो इस कंडीशन में क्या होती है, जैसा कि हमने पहले बता दिया है, एब्सेशन कंडीशन क्या होती है कि एक कंडीशन ऐसी आती है प्लांट के लीफ में देखा जाए या फ्रूट में देखा जाए, स्टेम रीजन में देखा जाए, ओवरऑल पार्ट में देखें तो धीरे धीरे क्या होता है कि प्लांट का जो पार्ट होता है वो धीरे धीरे जो है ओल्ड होता जाता है, लगभग जो है उसमें पीलापन आने लगता है और पत्तियां, उनकी पत्ती अगर लीफ की बात करें तो वो गिरने लगती हैं। तो उस कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो शेडिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट लाइक लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट फ्रॉम लिविंग प्लांट टिश्यू। जो लिविंग प्लांट है उसकी अगर प्लांट की लीव्स गिर गई, फ्लावर गिर गए, फ्रूट गिर गए, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसको एब्सेशन बोलते हैं। तो उसको भी क्या करता है, प्रमोट करता है। ये जो है पार्ट है, इसके फ्रूट की बात करें, लीफ की बात करें, फ्लावर की बात करें, इन सब की जो है शेडिंग कंडीशन को, शेडिंग कंडीशन का मतलब होता है कि जैसे कह सकते हैं इस तरह से आप पतझड़ की कंडीशन, गिर जाना, जो पत्तियां, फल और जो है इसके क्या बोलते हैं फ्रूट को जो है इनका गिर जाना जो है वो शेडिंग कंडीशन कहलाती है, इनको प्रमोट करता है। आर्गिन इंड्यूस फेमिनिज्म। फेमिनिज्म का मतलब क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल फ्लावर, यानी कि ये क्या करता है, फीमेल फ्लावर के जो डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। एक इसका ये भी जो है इंड्यूस करता है, इसका एक ये भी इंपॉर्टेंट रोल है। अगला फंक्शन इसका क्या है आर्गिन का, आर्गिन यूज्ड एज हर्बिसाइड। बिल्कुल सही है, आर्गिन, बहुत सारे आर्गिन हैं जो कि हर्बिसाइड की तरह यूज किए जाते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन है, मार्केट में आते रहते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा, सबसे कॉमन तो है 2,4-D। देखिएगा 2,4-D एंड 2,4,5-T, ये जो है मोस्ट कॉमन टाइप के सिंथेटिक आर्गिन है जिनका यूज जो है एज ए हर्बिसाइड किया जाता है। अगला जो आर्गिन है, अगला जो रोल है आर्गिन का वो है फोटोट्रॉपिन। फोटोट्रॉपिन में जनरली क्या होता है कि ये देखिए डायग्राम समझिए आप, यहाँ से लाइट आ रही है और जब लाइट यहाँ पर पड़ रही है तो जैसे आप लोग क्या करते हैं कि जब बहुत ज्यादा लाइट होती है उस कंडीशन में कहते हैं आप धूप, मान लीजिए जब धूप एग्जाम्पल देंगे, धूप लगती है तो आप क्या करते हो, छांव की तरफ भागते हो, ठीक है। तो वही कंडीशन आर्गिन के साथ होता है। आर्गिन के साथ क्या होता है कि जहां से धूप आती, लाइट कहें, लाइट आती है तो उस कंडीशन में छांव की तरफ भागता है। तो देखिए when light is coming from one side of the plant is diffused towards the shady side of the shoot, shady side में चला जाता है, which stimulate the cell to grow longer resulting in the bending of shoot towards the light। जिस तरफ से लाइट आ रही है उस तरफ क्या करता है, प्लांट ऐसे झुक जाता है, और जब प्लांट ऐसे झुक जाता है तो उसकी जो अपोजिट पार्ट में जो है उधर जो है आर्गिन मूव कर जाता है और ग्रोथ करा देता है। इस कंडीशन में क्या होता है, दस आर्गिन प्रमोट फोटोट्रॉपिन, इसे ही फोटोट्रॉपिन कहते हैं। इस डायग्राम में देखिए, अब देखिए लाइट एक चीज ये भी हो सकता है, लाइट हो सकता है कि आपको जो है आपके जो है वो साइड रीजन से पड़े, लेटरल रीजन से, उस कंडीशन में क्या हो सकता है, और हो सकता है कि ऊपर से पड़े, डायरेक्ट पड़े, लाइट का सोर्स जो है डायरेक्ट भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर डायरेक्ट लाइट पड़ रही है तब लेटरली मूव करता है आर्गिन, यानी कि आर्गिन, मान लीजिए लाइट अगर हमारे बॉडी के सर के ऊपर से पड़ रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे लेटरल साइड में ऐसे देखिए तो आर्गिन ऐसे मूव करता जाएगा, और तब क्या होगा
ऑक्सीजन स्प्रेड इक्वली डाउन बोथ साइड ऑफ द प्लांट, दोनों तरफ मूव करेगा। बट व्हेन लाइट अगर यदि जो है उसके लेटरल साइड में पड़ रहा है एक साइड, तो जिस तरफ जो है मान लीजिए अगर हमारे दाहिने साइड में जो है, दाहिने साइड में अगर लाइट पड़ रही है, ठीक, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस तरफ जिधर की ओर जो है लाइट नहीं है, शेडी रीजन है, उधर की तरफ मूव करेगा और इधर ग्रोथ करा देगा। तो वही कंडीशन यहाँ पे हो रहा है, इधर से लाइट पड़ रही है, ऑक्सीजन कलेक्ट ऑन द शेडी साइड, उधर जो है जिधर शेडी रीजन हो वहां पर ज्यादा पाया जा रहा है। तो ये फोटोट्रॉपिक में, यानी कि इसमें क्या होता है कि प्लांट का बेंड कर जाना टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट, वही जो है फोटोट्रॉपिक में। और जब प्लांट बेंड करेगा टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट, तो उस कंडीशन में उसके अपोजिट साइड में देखा जाएगा, तो ऑक्सीजन का एक्युमुलेशन होगा और उधर ही क्या कराएगा, ग्रोथ करा देगा। ये फोटोट्रॉपिक इफेक्ट है ऑक्सीजन का। अगला फंक्शन है रोल ऑफ ऑक्सीजन इन जियोट्रॉपिक, या कहें तो ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट होता है इसका रोल। बेंडिंग या डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ रूट, इसमें कंडीशन में क्या होगी, बेंडिंग या डाउनवर्ड ग्रोथ होगी रूट की, एंड अपवर्ड ग्रोथ ऑफ शूट इन रिस्पॉन्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एज ग्रेविटी। इसमें बेंडिंग हो जा रही है या फिर डाउनवर्ड ग्रोथ होती है रूट की, और अपवर्ड साइड में ग्रोथ होती है किसकी, शूट रीजन की। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर देखा जाए तो रूट का जो रूट वाला पार्ट जो है वो ज्यादा क्या, वो तो क्लोज है ही ग्रेविटी के, ठीक। उस कंडीशन में आपको पता है कि जो क्लोज है उसके पास पॉजिटिव इफेक्ट आएगा और जो दूर है उसके पास नेगेटिव इफेक्ट आएगा। तो उसी तरीके से देखिएगा, रूट ग्रो टुवर्ड्स ग्रेविटी, ठीक, और पॉजिटिव जियोट्रॉपिक में यहाँ पे शो होता है। रूट ग्रो अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, जो है कि उससे दूर हो रहा है, ग्रो कर रहा है जो है ग्रेविटी से, उस पर नेगेटिव जियोट्रॉपिक उसको कहते हैं। तो जियोट्रॉपिक दो तरीके से हो सकता है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक एज वेल एज नेगेटिव जियोट्रॉपिक। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक शो करती हैं रूट, क्योंकि वो पास में होते हैं, और जो उसका शूट वाला रीजन होता है वो निगेटिव टाइप ऑफ जियोट्रॉपिक जो है शो करता है, याद रखना है आपको। तो ये हमारी क्लास थी ऑक्सीजन की। आपको मुझे विश्वास है कि ऑक्सीजन की क्लास भी आपको पिछले क्लास की तरह बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। आपको याद रखना है इन सभी में, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर यदि आपको क्लास पसंद आ रही है, समझ में अच्छे से आ रहा है, तो आप लोग प्लीज लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर दिया करिए, और संभव हो तो आप अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ जो है शेयर कर सके। अभी हमारा प्लेटफॉर्म नया है, ताकि जो है हम लोगों को भी इससे क्या होगा कि मोटिवेशन मिलेगा, और हम लोग आप लोगों के लिए और मेहनत करते रहेंगे। और साथ ही साथ अगर यदि हम लोगों के वीडियो में आपको कोई समस्या दिखती है, किसी प्रकार की कमी दिखती है, तो आप लोग जो है तुरंत आप कमेंट करिए। हम लोग को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है कि कोई क्या कमेंट कर रहा है। इससे क्या होगा, आप क्रिटिसाइज करेंगे कि ये सर ये प्रॉब्लम आ रही है जो है, आप इसको थोड़ा बेहतर कर लीजिए, तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। हम लोग उसको और बेहतर करेंगे जो है, ताकि आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी स्टडी प्रोवाइड कर सके। वैसे जितना हम लोग पढ़ा रहे हैं, आपको क्वेश्चन यहीं से आएगा, कहीं और से नहीं आएगा। इसीलिए हमारा जो स्लोगन है वो मेन यही है, अगर सिलेक्शन की है आज तो आइए हमारे पास। और कितने में आइए हमारे पास, फॉर CSIR JRF नेट के लिए आप आइए 5,999 रुपए में 6 महीने के लिए। सबसे सस्ता कोर्स है, आप और भी कोचिंग पर जाकर के देख लीजिए, संपर्क कर लीजिए। अगर आपको जो है वहां पर इससे कम फीस मिलती है तब आप कंपेयर कर लीजिए। 5,999 रुपए 6 महीने के लिए जो हम लोग लेके आ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग जो है आपको चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करा रहे हैं। पेड बैच भी है इसके साथ जो है जुड़े हुए, उनमें हम लोग भी मैटर दे रहे हैं, उनके साथ PDF शेयर कर रहे हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, स्ट्रेटजी जो है उनको बता रहे हैं, और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग भी जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जो है लाइक करिए। आज की क्लास में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले क्लास में आते हैं किसी नए हार्मोन के साथ। अभी जैसा कि मेजर में देखा जाए तो जिब्रेलिन हार्मोन और FCC का एसिड हार्मोन आपका बच रहा है। इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे सैलिसाइलिक एसिड, और उसके बाद जेस्मोनिक एसिड, और फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की तरफ आएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी को।